आदित्य उस आदमी की उंगली को पकड़कर मोड़ देता है, जिससे उस कमरे में फिर से एक चीख गूंज उठती है। आदित्य उस आदमी को छोड़कर अपने बॉडीगार्ड्स को कुछ इशारा करता है और फिर वह वहां से चला जाता है। सुबह जब धूप निकल चुकी थी, आदित्य अपने कमरे के डोर को ओपन करके अंदर आता है। वह काफी शांत सा कमरे की तरफ बढ़ने लगता है कि तभी उसकी नज़र बेड के नीचे बैठकर सो रही दिव्या पर जाती है। दिव्या अपने दुल्हन के जोड़े में थी। उसकी आंखों से निकले आंसू उसकी गालों पर बहे थे और दर्द से रोने की गवाही दे रहे थे। दिव्या को इस तरह से देखकर आदित्य के कदम उसके तकलीफ को समझते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगे थे। आदित्य दिव्या के थोड़े पास जाकर उसे बड़े गौर से देखने लगता है। कितनी मासूम, शायद ही उसने किसी के चेहरे पर देखा हो। आदित्य थोड़ी देर तक दिव्या को देखता रहा, लेकिन फिर सुने दिव्या के हाथ बढ़ाकर जगाना चाहा, लेकिन फिर सके हाथ हवा में ही रोक लिया और आदित्य 2 कदम पीछे हो गया। आदित्य काफी हद तक अपने कदम पीछे हटा लेता है, फिर अपना सर झटकते हुए कबर्ड से कपड़े निकालकर वॉशरूम में चला जाता है। दरवाजे की आवाज़ से दिव्या की अध खुल जाती हैं आंखें और वह दर्द से उठकर अपनी आंखें थोड़ी मसलते हुए पूरे कमरे को देखने लगती है। एक अलग जगह में खुद को देखकर एक पल के लिए तो वो घबरा जाती है, लेकिन जैसे ही उसे बीती रात की सारी यादें आ जाती हैं, तो एक नया दर्द जन्म ले लेता है। दिव्या बेड से सहारे सीधे खड़ी हो जाती है। उसे बाथरूम में पानी गिरने की आवाज़ें आने लगती हैं, तो वह एक नज़र बाथरूम की तरफ देखती है और बालकनी की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। दिव्या खिड़कियों से पर्दे हटाकर खिड़कियां खोलती है। उसके साथ ही वह बालकनी की दरवाज़ा भी खोलती है। सूरज की किरणें अंदर आ जाती हैं। दिव्या बालकनी में खड़ी अपने सामने का नज़ारा देखने लगती है। बाहर बहुत बड़ा गार्डन था, जिसको शादी के लिए खूबसूरती तरीके से सजाया गया था। रात के वक्त वह गार्डन जितना खूबसूरत लग रहा था, वह सुबह हरियाली की वजह से और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। दिव्या अपनी समुद्र जैसी गहरी आंखों से गार्डन के हर एक चीज़ को कैमरे की तरह अपनी आंखों में कैद कर रही थी। वह एकटक बड़े ही ध्यान से उन नज़ारों को देख रही थी। फिर कुछ सोचते हुए दिव्या मुड़कर कमरे के अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाते हैं। कमरे में आते ही दिव्या की नज़रें आईने के सामने खड़े अपने बाल को सेट कर रहे आदित्य पर पड़ती है। आदित्य बिल्कुल शांत सा अपना ध्यान बालों को सेट करने में लगा हुआ था। दिव्या की नज़रें तो उस पर से जैसे हट ही नहीं रही थी। वह काफ़ी देर तक एक जगह पर खड़ी होकर आदित्य को जी भर कर देखने लगती है। दिव्या बिल्कुल गुम सी हो गई थी कि तभी आदित्य का फ़ोन बजता है। फ़ोन कॉल से दिव्या होश में आती है और फिर बिना आदित्य की तरफ देखे वॉशरूम में चली जाती है। आदित्य वॉशरूम की तरफ देखकर कॉल पर बात करके कट कर देता है और अपना बैग लेकर कमरे से निकलता है कि अचानक से
रूही एक थान में लाल रंग की साड़ी, सिंदूर और कुछ गहने लिए पहुंच जाती है। रूही हकलाते हुए कहती है, भाई मैं वो भाभी के लिए लाई थी। आदित्य काफी शांत सा बस रूही को देख रहा था। रूही आदित्य को देखती है तो आदित्य उसे काफी अजीब नजरों से देख रहा होता है। रूही को कुछ सोचता नहीं है, इसलिए वह तुरंत बोलती है, भाइयों, दादी ने ये साड़ी आपके लिए भेजा है। उन्होंने कहा है कि आप जल्दी से तैयार होकर आ जाइए। रूही को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या बोल रही है। आदित्य उसकी बकवास भरी बातें सुनकर साइड से निकल जाता है। उसके जाते ही रूही गहरी सांस लेती है, लेकिन अचानक ही उसे किसी की जोर जोर से हंसने की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। वह उस दिशा में देखती है तो रूहान और रूही एक दूसरे को सहारा देते हुए पेट पकड़कर जोर जोर से हंस रहे थे। रूही दोनों को खुद पर हंसता देखकर चिढ़ सी जाती है और दोनों को घूर कर देखने लगती है। रूहान अपनी हंसी रोकते हुए रूही की एक्टिंग करते हुए कहता है, भाई, वो दादी ने साड़ी आपके लिए भेजी है। उन्होंने कहा है आप जल्दी से तैयार होकर आ जाइए। इतना बोलते ही रूहान और रूहानी एक बार फिर से हंसने लगते हैं। रूही गुस्से से उनकी तरफ ही जाने ही वाली होती है कि दोनों दुम दबाकर भाग जाते हैं। रूही चिढ़ते हुए कहती है, तुम दोनों को तो मैं बाद में बताऊंगी। रूही अब कमरे के अंदर जाती है। वह कपड़ों को बेड पे रखकर दिव्या को रूम में ढूंढते हुए आवाज़ लगाती है, भाभी। दिव्या वॉशरूम से सर निकालकर बाहर देखने लगती है। रूही को दिव्या को वैसे देखकर अजीब लगता है। रूही दिव्या के थोड़ा पास जाकर पूछती है, क्या हुआ भाभी? आप ऐसे बाथरूम में क्या कर रही हैं? दिव्या रूहानी से नजरें चुराते हुए काफ़ी हिचकिचाते हुए कहती है, वो मेरे कपड़े। रूही अपने सर पर टपरी मारते हुए कहती है, ओह सॉरी भाभी, मैं अभी आई। रूही बेड से लाल रंग की साड़ी उठाती है और फिर वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। रूही कपड़े देते हुए कहती है, ये लीजिए भाभी, ये दादी ने आपके लिए भेजी है और मैंने बेड पर सारा सामान रख दिया है। आप तैयार होकर जल्दी से आ जाइएगा। दिव्या हाँ में सर हिलाते हुए वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करती है। रूही कमरे से बाहर आकर हॉल में शांत से बैठे रूहान और रूही की तरफ बढ़ जाती है। दोनों ही टीवी देखने में इतने खो से गए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कब रूही उनके सामने आ गई। रूही दोनों का कान पकड़ते हुए कहती है, तुम दोनों को बहुत हंसी आ रही थी ना? रूहान अपना कान छुटाते हुए कहता है, आह दीदी छोड़ दो, दर्द हो रहा है। रूही कान को मोड़ते हुए कहती है, तभी तो मज़ा आ रहा था ना, अब क्या हुआ? हंसो। इस बार रूहानी कान छुटाते हुए कहती है, दी प्लीज, बहुत दर्द हो रहा है। तीनों अपनी लड़ाई में इतने मदमस्त थे कि उन्हें वहाँ किसी के भी आने का एहसास नहीं हुआ। वहीं अनुज, जो अभी अभी हॉस्पिटल से आया था, वह उन दोनों को बड़ी देर से लड़ते हुए देख रहा था। अचानक से अनुज बोलता है, अरे दादी। दादी सुनकर तुरंत तीनों एक दूसरे से अलग होकर
इधर उधर से देखने लगते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता सिवाय अनुज के। अनुज को देखते ही तीनों कल का जख्म याद सा आने लगता है जो अनुज के जिस्म में लगा था। तीनों में से कोई कुछ बोलता उससे पहले ही विकासा जी हड़बड़ाते हुए आकर पूछती हैं, अनुज आप यहाँ क्यों आए? अनुज को अपने अकेला क्यों छोड़ दिया? फिर खुद में ही बड़बड़ाते हुए कहती हैं, कहीं वो लोग फिर से अर्जुन को कुछ कर दिए तो? नहीं नहीं, मुझे अर्जुन के पास अभी जाना होगा। खुद से बड़बड़ाते हुए वह वहाँ से जाने लगती हैं कि अनुज विकासा जी का हाथ पकड़ लेता है और सोफे पर बैठाते हुए रूही को पानी लाने का इशारा करता है। लेकिन विकासा जी कहाँ मानने वाली थी। वह खुद को छुड़वाते हुए कहती हैं, अनुज इन्हें फिर से बैठाकर शांत कराते हुए कहता, माँ आप शांत हो जाइए। रूही पानी देती हुई कहती है, पानी। अनुज पानी लेते हुए विकासा जी को देते हुए कहता है, लीजिए आप पहले पानी पी लीजिए। विकासा जी नकारते हुए कहती हैं, नहीं मुझे नहीं पीना, मुझे अर्जुन के पास जाना है, वो हॉस्पिटल पर अकेला होगा। अब तक हॉल में सब कोई आ चुके थे। तभी विकासा जी की हालत देखकर परेशान सा हो जाते हैं। अर्जुन अपनी माँ को समझाते हुए कहता है, माँ भाई वहाँ अकेले नहीं हैं, आदि भाई वहाँ उनके साथ हैं। अर्जुन के मुंह से आदित्य का जिक्र सुनते ही विकासा बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि आदित्य के होते हुए अर्जुन का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब वह काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाती हैं। उधर कमरे में दिव्या लाल रंग की साड़ी पहने आईने के सामने खुद का एकटक देखे जा रही थी। दिव्या खुद को बहुत देर तक देखने के बाद टेबल पर रखा मंगलसूत्र को देखने लगती है। फिर धीरे से मंगलसूत्र को उठा लेती है। मंगलसूत्र को उठाने के बाद वह उसे बहुत गौर से देखने लगती है। यह वही मंगलसूत्र था जो आदित्य के साथ एक रिश्ते में बंधने के लिए बांधा गया था। अब उसकी नज़र एक डिब्बा पर जाती है जहां लाल रंग का सिंदूर। दिव्या सिंदूर की डिब्बी उठाती है और अपने मांग में भर लेती है। मांग भरते ही दिव्या के सामने पुरानी यादें याद आने लगती हैं और एक औरत ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी अपनी मांग भर रही होती है। तभी करीब 6 साल की बच्ची वहां आकर उस औरत से पूछती है, माँ ये आप क्या लगा रही हैं? वह औरत मुस्कुराते हुए उस बच्ची को अपनी गोद में उठा लेती है और बैठाती है और उससे बड़े ही प्यार से कहती है, दिव्या ये सिंदूर है। दिव्या फिर से एक सवाल करती है, ये सिंदूर क्या होती है? दिव्या की माँ बड़े प्यार से कहती है, ये हमारी सुहाग की निशानी होती है। दिव्या पूछती है, लेकिन माँ ये सुहाग क्या होता है? दिव्या की माँ कहती है, जिसके साथ हम अपनी पूरी जिंदगी बिताते हैं, जिसे अपना बनाकर उस पर अटूट विश्वास करते हैं, वही जो हमें एक नई पहचान देते हैं, जैसे आपके पापा। दिव्या काफ़ी मासूमियत से कहती है, तो क्या मैं भी लगा लूँ यह सिंदूर? मैं भी तो आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताऊंगी और आप दोनों ने तो मुझे एक पहचान दिया है। दिव्या की माँ हंसते हुए कहती है, दिव्या ये लगाने का हर
कि सिर्फ आपके जीवन साथी को है। जब आप बड़ी हो जाएंगी ना, तो आपको लेने के लिए एक राजकुमार आएगा जो आपको एक नई पहचान देगा। वही आपको यह सिंदूर मंगलसूत्र पहनाकर आपको अपना बना ले जाएगा। दिव्या इन धुंधली यादों में कुछ खो सी जाती है, लेकिन जैसे वह अपने अतीत को पछाड़कर वर्तमान में आती है, तो फिर से उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये आंसू बीती यादों को लेकर था या फिर वर्तमान की दर्दों को लेकर, यह समझ पाना तो मुश्किल है। हॉल में अब बिल्कुल शांति थी। सर्वेंट नाश्ता अपनी जगह पर रखकर सभी के बैठने का इंतजार कर रहे थे। अर्जुन अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए जा चुका था। रूही, रूहानिया और रूहान सोफे पर बैठे एक दूसरे को कुछ इशारा कर रहे थे और बहस किए जा रहे थे। पृथ्वी और अमर बिजनेस न्यूज़ देखने में बिजी थे। विकासा बिल्कुल शांत बैठी थी और माया उनके साथ बैठी थी। ताउना अपनी किसी सोच में डूबी थी कि तभी अचानक से जैसे उसे कुछ याद आता है और वह रूही को बुलाकर पूछती हैं, दिव्या कहाँ है? रूही अपनी दादी को कहती है, दादी वो भाभी। रूही इतना ही बोलती है कि सीढ़ियों से छन छन करते हुए पायल की आवाज़ आती है। पायल की आवाज़ से सब उस ओर देखते हैं। सबकी नज़र सीढ़ियों से उतर रही दिव्या पर चली जाती है। दिव्या सर झुकाए अपने ख्यालों में खोई हुई सीढ़ियों से उतर रही थी। दिव्या को देखते ही ताउना देवी अपनी जगह से उठ जाती हैं। दिव्या सीढ़ियों से नीचे उतरकर अपना सर उठाकर सामने देखती है। सामने सभी लोग उसे ही देख रहे होते हैं। दिव्या उन सभी में से 3 ही चेहरे को पहचानती थी। एक जिसने उसका परिवार बनकर कन्यादान किया और 2 जिसने उसे अपने उस नए कमरे को दिखाया जो शायद ही उसका होना चाहिए था। ताउना देवी अपना कदम बढ़ाकर दिव्या के पास जाती हैं और उसके गालों को छूते हुए कहती हैं, बहुत प्यारी लग रही हो। ताउना देवी के छूते ही जैसे दिव्या अपने होश में आती है, वह नीचे झुककर ताउना देवी के पैर छूती है। ताउना देवी मुस्कुराते हुए उसे उठाती हैं और दिव्या के सर पर हाथ रखकर कहती हैं, हमेशा खुश रहिए। चलिए आपको हमारे पूरे परिवार से मिलाते हैं। इतना कहते ही दिव्या का हाथ पकड़कर ताउना देवी थोड़ा आगे बढ़ जाती हैं और पृथ्वी की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं, ये हैं हमारे बड़े बेटे और ससुर पृथ्वी सिंघानिया। उनके इतना बोलते ही दिव्या आगे बढ़कर पृथ्वी के पैर छूती है। पृथ्वी जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, सदा सुहागन रहो। पृथ्वी के बोलते ही दिव्या उन्हें देखने लगती है। तभी ताउना देवी फिर से कहती हैं, ये हैं उनकी पत्नी और आपकी सास विकासा सिंघानिया। दिव्या विकासा की तरफ देखकर आगे बढ़कर उनका आशीर्वाद लेती है। विकासा मुस्कुराते हुए बोली, हमेशा मुस्कुराते रहिए। ऐसे ही करके ताउना देवी दिव्या को सबसे मिलाती हैं। जब दिव्या एक जगह पर शांत सी खड़ी हो जाती है, तभी अचानक उसे कोई गले से लगा लेता है। इस तरह अचानक किसी के गले लगने से दिव्या सहम सी जाती है, लेकिन उसे दूर नहीं करती। तभी एक मुस्कुराता हुआ चेहरा उसे देखते हुए कहता है, भाभी मैं अनुज, आपका देवर। दिव्या उसे बस देखती रहती है।
दिव्या उससे आज तक बिल्कुल नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी अनुज इस तरह से उसे गला लगा लिया, उसे कुछ समझ ही नहीं आया। परिवार में सभी जानते थे कि अनुज हर एक रिश्तों को ऐसे ही स्वागत करता था, और यहाँ तो उसकी नई भाभी थी। मुस्कुराते हुए हर किसी ने दिव्या का स्वागत तो कर लिया, लेकिन सबके अंदर के दर्द अभी भी वैसे के वैसे ही थे। तभी तरुणा देवी कहती हैं, चलिए सब नाश्ता कर लेते हैं। तरुणा देवी जी के कहते ही सब नाश्ता करने के लिए टेबल पर बैठ जाते हैं। सर्वेंट सबको नाश्ता सर्व करने लगते हैं। सभी नाश्ता करना शुरू करते हैं। दिव्या अपने ख्वाबों में खोई हुई थोड़ा सा नाश्ता कर लेती है। सबका नाश्ता आधे घंटे में ही हो जाता है। तरुणा देवी एक सर्वेंट को बुलाते हुए पूछती हैं, आदि नाश्ता कर लिया? तरुणा देवी के सवाल पर सर्वेंट झुकाए हुए कहती हैं, जी नहीं। तरुणा देवी जी कहती हैं, ठीक है, आप जाइए। अब तरुणा देवी दिव्या से कहती हैं, दिव्या आप अपने कमरे में जाकर आराम कर लीजिए। दिव्या हाँ में सर हिलाते हुए कमरे की तरफ बढ़ जाती है। दिव्या के जाते ही सभी परिवार अर्जुन से मिलने के लिए घर से निकल जाते हैं। वहीं हॉस्पिटल में आदित्य अर्जुन के पास स्टोर में बैठा बिल्कुल शांत सा अर्जुन को ही देख रहा था। जितना वह शांत दिख रहा था, उससे ज़्यादा उसके अंदर दर्द और गुस्से ने जगह बना ली थी। आदित्य अपने जज्बात को इस तरह संभालता था कि उसका ना कोई दर्द देख पाता था और ना ही कोई परेशानी। आदित्य शांति से ही बैठा था कि उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। हाथों के स्पर्श से आदित्य पीछे मुड़कर देखता है तो सामने उसका पूरा परिवार खड़ा था। उन्हें देखते आदित्य अपनी जगह से उठ जाता है। तरुणा देवी आदित्य को देखकर कहती हैं, आप घर जाकर नाश्ता कर लीजिए, हम यहाँ सब हैं अर्जुन के लिए। आदित्य जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन अपनी दादी की बातों को टाल भी तो नहीं सकता था। इसलिए ना चाहते हुए भी वह वहाँ से सर हिलाकर वहाँ से चला जाता है। दिव्या अपने कमरे में बैठी हुई किसी सोच में पूरी तरह से डूबी हुई थी कि तभी उसके दरवाजे पर नॉक होता है, लेकिन दिव्या तो जैसे इस दुनिया में थी ही नहीं। 4 से 5 बार नॉक करने के बाद भी जब दिव्या को जवाब नहीं देती तो सर्वेंट उसे आवाज़ लगाती है। आवाज़ से जैसे दिव्या अपने ख्यालों से बाहर आती है। वह वहाँ से उठकर दरवाजे की तरफ जाती है। दरवाजे पर सर्वेंट बहुत सारा बैग लेकर खड़ी थी। दिव्या को देखते हुए सर्वेंट सर झुकाए कहती है, मैम, दादी ने आपके लिए सामान आपके कमरे में रखने के लिए कहा है। दिव्या उसे बस देखती रहती है तो सर्वेंट आगे बोलती हैं, क्या मैं इसे अंदर रख दूं? दिव्या बस हाँ में सिर हिला देती है और फिर से बेड पर जाकर बैठ जाती है। सर्वेंट सारा सामान अंदर रख कर चली जाती है। कुछ देर बाद आदित्य कमरे में आता है। आदित्य की आने की खबर दिव्या को बिल्कुल ही नहीं थी। वह तो अपनी सोच में ही गुमसुम सी थी। आदित्य कमरे में आते ही सारे सामान को देखता है और फिर बेड पर बैठी दिव्या की तरफ देखता है।
जैसे ही आदित्य की नज़रें दिव्या पर पड़ती हैं, उसकी नज़रें ठहर सी जाती हैं। लाल रंग की साड़ी, गले में मंगलसूत्र, मांग में आदित्य के नाम की सिंदूर, माथे पर छोटी सी बिंदी, हाथों में भरे भरे चूड़ियाँ, कानों में छोटे साइज के इयररिंग, सब दिव्या की खूबसूरती को बढ़ा रही थी। और सबसे बड़ी बात, नई नई शादी उसके चेहरे को निखार रही थी। कमी थी तो बस चेहरे पर मुस्कान की। आदित्य तो जैसे दिव्या की सादगी में पूरी तरह से खो गया। आदित्य की धड़कनों की आवाज़ पूरे कमरे में शोर कर रही थी। वह अपने दर्द तकलीफ को भूल दिव्या में बस खो गया। दिव्या को जैसे ही कमरे में अपने अलावा किसी के होने का एहसास होता है तो वह अपना सर उठाकर देखती है तो आदित्य उसे ही देख रहा होता है। और फिर दिव्या भी आदित्य की आंखों में पूरी तरह से डूब सी जाती है। दोनों की नज़रें ऐसे मिली जैसे नदियों का पानी समुद्र में जाकर मिलता है। अब दोनों की धड़कनें उस कमरे में गूंजती हुई महसूस होती हैं। दोनों की नज़रें काफ़ी देर तक वैसी ही एक दूसरे में डूबी हुई थीं। लेकिन इसी बीच आदित्य का फ़ोन रिंग करता है। फ़ोन की एक रिंग से दोनों की नज़रें एक दूसरे से हट जाती हैं। आदित्य अपना फ़ोन रिसीव करते हुए बाथरूम में चला जाता है। दिव्या अपनी धड़कनों को संभालने में लगी हुई थी। कुछ देर बाद आदित्य वॉशरूम से बाहर आता है और अपने कबर्ड के पास जाकर अपने कपड़ों को एक साइड करने लगता है। दिव्या उसकी हर एक हरकत को नोटिस कर रही थी। कुछ ही देर में आदित्य कबर्ड में काफ़ी हद तक जगह बना देता है और इतना करते ही सीधे कमरे से बाहर निकल जाता है। आदित्य के जाते ही दिव्या पहले दरवाजे की तरफ देखती है, फिर कबर्ड की तरफ देखती है जिसका दरवाज़ा अब भी खुला था। दिव्या बेड से उठकर कबर्ड के पास जाती है। कबर्ड का आधा हिस्सा खाली देखकर दिव्या सामने रखे सामान को देखने लगती है। फिर कुछ सोचते हुए वह सारा सामान अनपैक करके कबर्ड में रखने लगती है। आदित्य ने दिव्या को कबर्ड में तो जगह दे दिया था, लेकिन क्या वह कभी अपने दिल में जगह दे पाएगा या फिर वह अपने दिल में दिव्या को पहले ही जगह दे चुका है, यह तो आदित्य को ही पता था। दिव्या सारा सामान रखकर जैसे ही कबर्ड को बंद करने वाली होती है कि तभी कबर्ड से एल्बम नीचे गिरता है। दिव्या नीचे झुककर उस एल्बम को उठाकर कबर्ड में ही रखने वाली होती है, लेकिन एल्बम को देखकर उसकी आंखें एल्बम को खोलकर देखने के लिए मजबूर सी करने लगती हैं। वह एल्बम इतने अच्छे से सजा हुआ था कि दिव्या अंदर देखने के लिए बेताब सी हो जाती है। दिव्या कुछ सोचते हुए कबर्ड को बंद करके एल्बम को लेकर बेड पर बैठ जाती है। एल्बम के पहले पेज पर ही हॉल की फ़ोटो थी जिसमें सारा परिवार खुशी मनाते दिख रहा था, लेकिन आदित्य एक कोने में खड़ा अकेला ही बिल्कुल शांत सा था। दूसरे पन्ने में रक्षाबंधन मनाते हुए सब दिख रहे थे। ऐसे ही दिव्या हर एक पन्ने को पलटते हुए एक एक करके सारे फोटोज़ को बड़े गौर से देख रही थी। हर एक फोटो में सब मुस्कुराते और खुशियाँ मनाते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन एक आदित्य ही था जो बिल्कुल शांत, कभी
बैठा था तो कभी खड़ा था। दिव्या को हर एक फोटो में एक चेहरा पहचान किए जा रहा था। यह चेहरा उसने शादी के दिन खून से लथपथ देखा हुआ था, जो कि अर्जुन का चेहरा था, जिसे दिव्या बिल्कुल भी नहीं पहचानती थी। दिव्या जैसे ही एल्बम को पलटते हुए देखती रहती है कि तभी उसकी नज़र एक फ़ोटो पर पड़ती है जिसमें कॉलेज के सारे स्टूडेंट रिजल्ट को पकड़े हुए थे। आदित्य फर्स्ट स्टेज पर था, जो बिल्कुल शांत बैठा था, और उसके सामने प्रिंसिपल सर बैठे थे। प्रिंसिपल सर के दूसरे साइड पर एक लड़की बैठी थी, जिसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। वो और कोई नहीं, खुद दिव्या थी, जो सेकेंड स्टेज पर थी, अपने कवर में जगह देने वाला आदित्य क्या दिव्या को देगा अपने दिल में जगह? आखिर एक ही फोटो में दिव्या और आदित्य कैसे थे? क्या दोनों पहले ही एक दूसरे को जानते थे?